आज भारत में ऑफिशियली अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख सेक्स वर्कर्स हैं। इन सारे वर्कर्स में 35% की एज 18 से भी कम है। उस टाइम में थी 14 साल की थी। आज इंडिया में कई सारे फेमस रेड लाइट एरियाज हैं और इन रेड लाइट एरियाज में लाखों कोठे हैं। क्या इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है? भारत में भी प्रोस्टिट्यूशन प्राचीन काल से ही प्रैक्टिस किया जाता रहा है। फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए कई सारे ब्रॉथल्स या फिर हम कहें कोठे ब्रिटिश मिलिट्री कैंप्स के पास में लगवाए जाते थे, बट उस वक्त तो सिर्फ एक क्रॉस बॉर्डर सेक्स ट्रैफिकिंग की शुरुआत थी। जहाँ मैं इंटरव्यू देने गई थी उस ऑफिस का नेचर ही कड़ा था। वो लोग हमें नशे में रखते थे कि नशे के धुन में काम करते रहेंगे। एंड सपोज यदि कोई दिल्ली या फिर मुंबई की प्लेसमेंट एजेंसी है तो वो या तो छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड की लड़कियों को इस जाल में फंसाते हैं। दिल्ली में ऐसी 500 प्लेसमेंट एजेंसी चलाई जाती हैं जो लड़कियों की इधर उधर तस्करी का काम करती है। 1 साल की, 8 साल की, 20 साल की, 60 साल की, यहाँ तक कि कुछ महीनों तक की लड़कियों की रेप की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। आखिर कहाँ तक रक्षा करेंगे हम अपनी लड़कियों की और कैसे? 2 मिनट के प्लेजर के लिए न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद। क्या आपको पता है इंडिया में हर घंटे 4 लड़कियां प्रोस्टिट्यूट बन रही है और उनमें से 3 को तो फोर्सफुली इस दलदल में धकेला जाता है। मैं तो यही कहूँगी कि भाई वो जो टाइम हमने काटा है और आज मैं यही दुआ करूँगी कि वो टाइम से ना दे। बहुत मुसीबत है, बहुत झेलना पड़ता वहाँ पे। आज भारत में ऑफिशियली अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख सेक्स वर्कर्स हैं एंड अनऑफिशियली ये नंबर 10 मिलियन से भी बड़ा है। और ये नंबर इतना बड़ा है कि यदि इन सारे सेक्स वर्कर्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए तो ये अपनी खुद की एक मेट्रो सिटी तक बना सकते हैं। और इन सारे वर्कर्स में 35% की एज 18 से भी कम है। उस टाइम में थी 14 साल की थी, 13 या 14 साल की होंगे जहाँ तक मुझे याद। 1992 का तो मेरा जन्म है। यहाँ पे कौन आना चाहता था, किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या होता क्या नहीं। उस टाइम उतना दिमाग भी क्या था हम लोगों का। आई नो आज का ये टॉपिक कई सारे व्यूअर्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक आपको हमारे समाज की एक ऐसी पिक्चर नजर आएगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। टुडे इन इंडिया हर 8 मिनट में एक लड़की अगवा कर ली जाती है, उठा ली जाती है या फिर बहला फुसलाकर भगा दी जाती है। एंड द रीजन इंडियाज फेमस एंड डिमांडेड रेड लाइट एरियाज। और जब इन रेड लाइट एरियाज की डिमांड इतनी ज्यादा है तो इस डिमांड और सप्लाई के गैप को कहीं ना कहीं से तो फिल करना ही है। इसीलिए आज इन रेड लाइट एरियाज में लड़कियों की संख्या दिन पे दिन कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। आज इंडिया में कई सारे फेमस रेड लाइट एरियाज है, जैसे सोनागाची इन कोलकाता। इट इज एशियाज लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया। जी हाँ, सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे एशिया में लार्जेस्ट, जहाँ 16,000 सेक्स वर्कर्स काम करते हैं इंक्लूडिंग माइनर्स। इसके अलावा जीबी रोड इन दिल्ली, इट इज दिल्लीज मोस्ट एंड फेमस प्लेस एंड ऑफ कोर्स द ओल्डेस्ट रेड लाइट एरिया इन इंडिया। कमाटीपुरा इन मुंबई, जिसे हमारे बॉलीवुड ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस कर दिया है। इसके अलावा बुधवारपेट, पहाड़गंज, मीरगंज, कालीघाट एंड मैनी मोर। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में आज 1100 से भी ज्यादा रेड लाइट एरियाज हैं और इन रेड लाइट एरियाज में लाखों कोठे हैं और वो कोठे आज मिलियंस ऑफ सेक्स वर्कर्स की लाइफ बन चुके हैं। बट यहाँ सवाल ये है कि कैसे आज इंडिया में जहाँ एक लड़की को माँ दुर्गा, माँ काली का रूप मानकर पूजा जाता है, वहाँ आज वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेड लाइट एरियाज पाए जाते हैं। क्या इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है? यदि हाँ तो फिर क्यों आज हम सब इस प्रोफेशन को इतनी गलत नजर से देखते हैं? और यदि नहीं तो फिर कैसे आज इंडिया की लगभग हर मेजर सिटीज में इस तरह के कोठे सरेआम चलाए जा रहे हैं? आखिर इस तरह का कल्चर हमारे भारत में आया कहां से और अब तक इस कल्चर को बैन क्यों नहीं किया गया? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। आज इंडिया का लिटरेसी रेट 77% है। कई सारी चीजों में काफी बदलाव भी आए हैं, देश काफी मॉडर्नाइज भी हुआ है, बट आज भी प्रोस्टिट्यूट्स या फिर सेक्स वर्कर्स को सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता और इस प्रोफेशन को काफी घिनौनी नजरों से भी देखा जाता है। बट जिस प्रोफेशन को आज हम इतनी गलत नजर से देखते हैं वो आखिर हमारे देश में शुरू हुआ कैसे? एक्चुअली प्रोस्टिट्यूशन ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्रोफेशंस में से एक है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो आज से लगभग 4400 साल पहले मेसोपोटामिया के एक शहर बेबीलोन में प्रोस्टिट्यूशन के कुछ एविडेंस पाए जाते हैं और भारत में भी प्रोस्टिट्यूशन प्राचीन काल से ही प्रैक्टिस किया जाता रहा है। अराउंड 1500 से 500 बीसीई के दौरान वैदिक पीरियड में देवदासी सिस्टम प्रचलन में था, जिसमें हाईली ट्रेन्ड म्यूजिशियंस एंड डांसर्स अपनी कला को या तो टेम्पल्स में या फिर राज दरबार में प्रदर्शित करती थी। बट धीरे धीरे ये देवदासी सिस्टम टेम्पल से हटकर राजा महाराजाओं के एंटरटेनमेंट का एक मेन सोर्स बन गया, जिसने एक टाइम बाद प्रोस्टिट्यूशन का रूप ले लिया। देन वैदिक काल के बाद मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर में भी प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा तो मिला, बट इस प्रोफेशन को काफी रिस्पेक्टेड नजरों से भी देखा जाता था और ये तवायफ वर्ड भी उस वक्त
वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ। एंड उस वक्त तवाइफों के पास काफी रुतबा और पैसा भी हुआ करता था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आज हमारी बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है। नाउ कम्स द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम हियर द एक्चुअल स्टोरी बिगिंस। तो यहाँ से प्रोस्टिट्यूशन की तरफ एक ड्रास्टिक चेंज दिखाई दिया। जब 18th 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, तब प्रोस्टिट्यूशन की डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि ब्रिटिश मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में कई हजार सैनिक स्टेशन किए जाते थे और उनकी फिजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए कई सारे ब्रॉथल्स या फिर हम कहें कोठे ब्रिटिश मिलिट्री कैंप्स के पास में लगवाए जाते थे, ताकि सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे और वो लगातार काम कर सके। बट उन ब्रॉथल्स में जहाँ कई सारी लेडीज और लड़कियां स्पेशली फ्रॉम लोअर कास्ट बैकग्राउंड्स, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फैमिलीज से किडनैप करके या फिर खरीद कर या बहला फुसला कर लाई जाती थी, वहीं कुछ लड़कियों को जॉब्स का या फिर शादी का झूठा बहाना देकर इस दलदल में फंसाया जाता था। और न सिर्फ इंडिया की बल्कि उन सोल्जर्स के लिए यूरोपियन कंट्रीज की लेडीज और लड़कियों को भी इंपोर्ट किया जाता था, मेनली फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस। और यहाँ इंडिया की लड़कियों को भी दूसरी कॉलोनीज जैसे सिंगापुर, बर्मा में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, जैसे सच में वो कोई प्रोडक्ट्स हो। बट उस वक्त तो सिर्फ एक क्रॉस बॉर्डर सेक्स ट्रैफिकिंग की शुरुआत थी, जो आज आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है। इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के हिसाब से तो जितने भी लोग सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, उनमें से 95% विक्टिम्स को तो ये धंधा करने के लिए फोर्स किया जाता है। अच्छा जब लेकर तो 5-6 महीने तक अंदर रखे। एंड यू नो व्हाट, आज भारत में 20 मिलियन कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं, जिनमें से 16 मिलियन को तो बहला फुसला कर, झूठा बहाना देकर या फिर ट्रैफिकिंग के जरिए इस दलदल में फंसा दिया जाता है। जहाँ वहाँ मैं इंटरव्यू देने गई थी, उस ऑफिस का नीचे ही खड़ा था वो। काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो किया, उसके बाद मुझसे बात किया, फिर वो उसकी अपनी जॉब के बारे में बताया। वैसे दिल्ली में जॉब है, बहुत अच्छी है, पर कुछ काम करना नहीं है। एक रजिस्टर होती है, जो आते हैं होटल में उनका रजिस्टर करना, आधार कार्ड वगैरह लेना, और फॉरेन कस्टमर्स आते हैं उनको वेलकम करना। उन विक्टिम्स के पास इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। बट यहाँ सवाल ये है कि जो लड़कियां उनकी बिना मर्जी के इस धंधे में फंसा दी जाती हैं, वो कभी वहाँ से निकलने का ट्राई क्यों नहीं करती? वो लड़की चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती। वो लोग हमें नशे में रखते थे कि नशे के धुन में काम करते रहेंगे, कहाँ से निकलेंगे। अगर उनको हल्का सी भनक पड़ गया ना कि भागने वाली है, तो बहुत मार मारते, बेल्ट से, डंडे से, और भी कमरे में मिले जाकर ऊपर तय खाने में बंद करके मारते। तो मार खाने से इंसान भागता ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ना कर पाए इसके लिए एक बहुत लंबी प्लानिंग की जाती है। एंड आपको जानकर हैरानी होगी, इस पूरी प्लानिंग के लिए प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं। एंड सपोज यदि कोई दिल्ली या फिर मुंबई की प्लेसमेंट एजेंसी है, तो वो या तो छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड की लड़कियों को इस जाल में फंसाते हैं और उनको ब्लैक डायमंड ब्यूटीज कहकर उनका प्रमोशन करते हैं, और फिर उन लड़कियों को दिल्ली या फिर मुंबई के ही किसी कोठे पर बेच देते हैं। आपको पता है, एज पर NCRB डेटा, हर 55 मिनट में मध्य प्रदेश की एक लड़की अगवा कर ली जाती है। केवल 2021 में ही टोटल 9,407 लड़कियां और 36,000 लेडीज मध्य प्रदेश से गायब हुई है, और होंगी भी क्यों नहीं। यू कैंट बिलीव, बट दिल्ली में ऐसी 500 प्लेसमेंट एजेंसीज चलाई जाती हैं जो लड़कियों की इधर उधर तस्करी का काम करती है। तो पता ही नहीं कौन थी कौन नहीं थी। स्टेशन भी मिली थी मेरे को, उसने बोला क्या कहते भूख लग रहा है, मैंने बोला हाँ भूख लग रहा है। बोला चाय पिएगी, मैंने बोला। उसने चाय पार्ले जी दिए, मुझे इतना याद है। उसके बाद सीधी दिल्ली आई। और जरा सोचिए, इन 500 प्लेसमेंट एजेंसीज में न जाने कितने हजार लोग शामिल होंगे, और वो हजारों लोग एक ही शहर में न जाने कहां फैले होंगे। स्कूल्स, कॉलेज, कैफे, ट्यूशंस, मार्केट, हर जगह। और ये तो सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का डाटा है। यदि हम पूरे भारत का डाटा निकाल कर देखें, तो न जाने कितनी ऐसी प्लेसमेंट एजेंसीज और लोग सामने निकल कर आएंगे जो आज अपने ही लोगों के दुश्मन बने हुए हैं। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये सब लीगल है? क्या इस तरह से प्लेसमेंट एजेंसीज चलाना लीगल है? क्या प्रोस्टिट्यूशन लीगल है? वेल यस, इन इंडिया प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल, बट सिर्फ तब तक जब तक वो प्राइवेट स्पेसेस में परफॉर्म किया जा रहा है और सेक्स वर्कर्स की मर्जी से किया जा रहा है। अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी पब्लिक स्पेसेस में परफॉर्म की जाती है, देन इट इज इलीगल। या फिर ब्रॉथल्स को चलाना, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन या किसी थर्ड पार्टी द्वारा किसी भी सेक्स वर्कर्स के पैसे अपने पास रखना, ये सब इलीगल है। बट द बिटर फैक्ट इज, इलीगल होने के बावजूद ये सारे काम इंडिया के हर छोटे बड़े शहरों में सरेआम किए जाते हैं। कोठे चलाना इलीगल है, फिर भी आज इंडिया में लाखों कोठे हैं। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, फिर भी कितने बच्चे, स्पेशली लड़कियां, इसी धंधे के लिए अगवा की जाती हैं। तो अब सवाल यह है कि जहां आज सरकार इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने में सक्षम है, तो वो इस प्रोफेशन को बैन क्यों नहीं कर सकती? वेल, अकॉर्डिंग टू मी, प्रोस्टिट्यूशन को बैन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज एक तो ये एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है जो कई सालों से हमारे भारत में एग्जिस्ट करती है। दूसरा, माना कि जितनी भी लड़कियां इस प्रोफेशन में आती है, उनमें से एक बहुत बड़े हिस्से को जबरदस्ती इस प्रोफेशन में ढकेला जाता है। बट एक हिस्सा ऐसा भी है जो अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन में आता है और यही काम आगे करना भी चाहता है और इस प्रोफेशन से हटना भी नहीं चाहता। मैंने एक दिन घर ही छोड़ दिया, निकल गई वहाँ से। मैं पूना आई, फिर वहाँ से मैं लक्ष्मी रोड आई। लक्ष्मी रोड आने के बाद मैंने बोला यहाँ पे बहुत भीड़ है,
यहाँ पे कुछ ना कुछ काम तो चलता रहेगा। और मैं जिस मतलब था तो वो बुधवार पेट था पूना में, जहाँ वो धंधे की गली है, सेक्स वर्क का काम चलता है वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक औरत से पूछा मुझे कुछ काम मिल सकता है, तो वो औरत ने मुझे ऐसे देखा, हाँ बोली तुझे क्या काम चाहिए मैं दूंगी। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आज इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसको बैन करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। Why do you think the government isn't doing something about it? Because they're getting a lot of money from this trade. It's a multi-millionaire, billionaire industry. Why would they do anything? और ये उनके हिसाब से तो ये है ही नहीं. I've met some ministers and they're like, oh अभी भी हमारे देश में सेक्स वर्क होता है? And I'm like, अभी भी हमारे देश में आप जैसे लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है? Hypocrite ministers. I mean, कितनी इजीली आप बोल रहे हो और आपके सामने, and you're a part of that. I'm sure they come and visit these brothels. Yeah, so also. you're a part of that. You get the girls at your house from these brothels, and you're asking me this. I mean, बट यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि आज इंडिया में मिलियंस ऑफ सेक्स वर्कर्स होने के बावजूद आए दिन इतने सारे रेप केसेस सामने आते रहते हैं। एनसीआरबी डाटा के हिसाब से भारत में हर दिन 86 रेप केसेस लॉन्च किए जाते हैं, और ये तो वो हैं जिनकी रिपोर्ट की गई है। बट ऐसे ना जाने कितने केसेस होंगे जिनकी ना तो रिपोर्टिंग होती है ना ही कोई सुनवाई। एंड यू नो व्हाट, पिछले जमाने में लोग नहीं चाहते थे कि उनके घर में लड़कियां पैदा हो, वो चाहते थे कि उनके घर में लड़के ही पैदा हो, जिनके पीछे उनके कई सारे कंजर्वेटिव रीजंस भी थे, जैसे दहेज या फिर वंश को आगे बढ़ाना। लोग कहते हैं कि डाउरी देनी पड़ती है, लड़की होती है तो फिर बड़ी होगी, शादी होगी, डाउरी देनी पड़ेगी, या कन्यादान, लड़की नहीं अपना क्या कहते हैं वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वंश आगे नहीं बढ़ेगा, और कुछ लोग कहते हैं कि जो अंतिम संस्कार है वो लड़की नहीं कर सकती। बट आज यदि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनके घर में बेटी पैदा हो, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है सेफ्टी। विमेन हमारी कंट्री में सेफ है आज? बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, मुझे ऐसे कॉल्स आते हैं, जयपुर में एक बच्ची क्रिटिकल है, शी वाज रेप्ड एंड स्टैब्ड मल्टीपल टाइम, शी इज ऑन वेंटिलेटर, उसका पूरा सिर फाड़ दिया उन्होंने, गोली मार दी उसको। और ऐसे केसेस मेरे पास रोज आते हैं। आए दिन हमारे अखबार ऐसी न्यूज से भरे पड़े रहते हैं। अ यंग गर्ल बीइंग ब्रूटली टॉर्चर्ड एंड रेप्ड, अ डॉक्टर वाज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड। और तो और 1 साल की, 8 साल की, 20 साल की, 60 साल की, यहाँ तक कि कुछ महीनों तक की लड़कियों की रेप की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। एंड कैन यू जस्ट इमेजिन द पेन ऑफ दैट गर्ल एंड हर पेरेंट्स? आखिर कहाँ तक रक्षा करेंगे हम अपनी लड़कियों की, और कैसे? स्कूल, कॉलेज, कॉलेज बस, पब्लिक बस, ऑटो, हॉस्पिटल्स, ट्यूशंस, यहाँ तक कि अपने खुद के घर, कुछ भी तो सेफ नहीं है। और ये सब तो तब है जब ऑलरेडी भारत में इतने सारे रेड लाइट एरियाज अवेलेबल हैं, जहाँ एक छोटी सी अमाउंट देकर भी लोग अपनी इस हवस को आसानी से पूरा कर सकते हैं। वेल, इट इज अ वेरी क्रूशियल डिबेट, बट किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। तो एक आवाज आज हमने उठाई है ये वीडियो बनाकर, और एक आप उठाइए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड यदि आपको देश की ऐसी अनसीन रियलिटीज में इंटरेस्ट है, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके इस प्रथा के बारे में भी जान सकते हैं। सो यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।